हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके केमिस्ट्री। दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करें और कंप्लीट क्वांटम नंबर हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमसे पॉसिबल पूछा है या फिर नॉट पॉसिबल। इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे और उन ऑप्शंस में से आपको ये नंबर ये देखने हैं कि इनमें से कौन सा जो पेयर है इनका चारों क्वांटम नंबर्स का वो पॉसिबल है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन हम नंबर्स को पढ़ के, क्वांटम नंबर्स को पढ़कर कर सकते हैं आसानी से। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है क्वांटम नंबर की और कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वांटम नंबर्स को पढ़ते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर देखते हैं वन बाय वन करके। ठीक, सबसे पहले समझते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी देता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें हमारे इंट्रोडक्शन की, तो हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया के अंदर किस स्टेट में रहते हैं और उस स्टेट के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस गांव के अंदर रहते हैं या किस सिटी के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा एड्रेस हो गया। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट लोकेशन कह सकते हैं या एड्रेस कह सकते हैं, उसको जानने के लिए हमें क्वांटम नंबर्स पढ़ने पड़ते हैं। टोटल 4 क्वांटम नंबर हम पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर हमें किसी इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी देता है कि वो परमाणु के अंदर कहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बोलता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु के अंदर कहाँ पर उपस्थित होता है, कोषों के अंदर उपस्थित होता है। और ये किसने दी आपके लिए, बोहर ने दी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। जो कोषों की संख्या है वो आपकी n बराबर 1 से लेके अनंत तक हो सकती है। ठीक है, जैसे ये आपका नाभिक हो गया, इसके चारों तरफ आपकी कक्षाएं होंगी, कोष होंगे। n बराबर 1 मान लेते हैं इसको 2, इसको 3 और ऐसे ही आपके कहाँ तक, अनंत तक हो सकती है। इनके नाम होते हैं कि बोलते हैं इसको L M N। तो ऐसे आपकी कोषों की संख्या क्या है, 1 से लेकर अनंत तक बढ़ती जाएंगी। दूसरी बात, किसी कोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, उसकी संख्या होती है आपकी 2n²। उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, 2n²। जैसे आप बात करें n बराबर 1 है, तो उसके अंदर पहली कक्षा के अंदर या पहले कोर्स के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके, 2। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये कितना जाएगा 8, यानी सेकंड कोर्स के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके, 8। ऐसे ही n बराबर 3 है तो उसके अंदर आपके कितने आएंगे, 18। ऐसे आप काउंट कर सकते हैं किसी भी कोर्स के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2n²। अगर हम बात करें किसी कोर्स के अंदर अधिकतम कक्षकों की संख्या, तो किसी कोष के अंदर अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है, n²। ठीक है, जैसे n की वैल्यू अगर 3 है, तीसरे कोष के अंदर अधिकतम कितने कक्षक होंगे, तो कितने होंगे आपके 9, जिसमें एक तो s हो जाएगा आपका, 3 p कक्षक हो जाएंगे और 5 d कक्षक हो जाएंगे। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी कोष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है वो काउंट कर सकते हैं और किसी कोष के अंदर अधिकतम कितने कक्षक होंगे ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि जो आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है वो आकार और उसकी ऊर्जा से संबंधित होती है। ठीक है, ये आपके आकार और किससे संबंधित होती है, ऊर्जा से। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी आकार क्या होगा, बढ़ता जाएगा, कोषों का आकार बढ़ता जाएगा। और इस n की वैल्यू से काफी चीजें रिलेट होती है ना, हम पढ़ेंगे जेड इफेक्ट वगैरह सारी चीजें, काफी चीजें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है n, उससे इनका इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। अब चलते हैं हम किसके पास,
दूसरी क्वांटम नंबर एजीम्यूथल। देखो यहाँ पर n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है आपकी, n बराबर 1 से और n बराबर इंफिनिटी तक। ऐसे n की वैल्यू कभी क्या नहीं सकती, 0, नेवर। सेकंड, तो देखिए अब हमारी सेकंड है एजीम्यूथल क्वांटम संख्या द्विगंशी क्वांटम नंबर। ये हमें बताएगी कि आपके जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो कोशों के अंदर उपकोशों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, हमारे परमाणु के अंदर कोश होते हैं, कोश के अंदर उपकोश होते हैं और उपकोश के अंदर होते हैं कक्षक, और उसके बाद में देखते हैं कि उसका स्पिन क्या होता है। तो टोटल 4 क्वांटम नंबर संख्या हमें पढ़नी होती है। पहली हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर संख्या पढ़ ली, दूसरी आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के अंदर वो कोशों के अंदर उपस्थित उपकोशों में होते हैं। ठीक है, और ये हमें किसने दी, सोमरफील्ड ने दी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अगर हम बात करें किसी कोश के अंदर, किसी कोश में उपस्थित उपकोश की संख्या तो वो उतनी ही होगी, किसके बराबर, n के बराबर। जितना जौन सा आपका कोश है, स्मॉल n मान लो या कैपिटल N, उसमें उतने ही उपकोश होंगे। ठीक है, जैसे हम थर्ड कोश की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 3 ही उपकोश होंगे। और अगर हम बात करें किसी कोश के अंदर अधिकतम उपस्थित अधिकतम कक्षकों की संख्या तो हमने पहले भी देखा था ये फॉर्मूला, और दूसरा भी अगर हम द्विगंशी क्वांटम संख्या से देखें तो उसकी वैल्यू होती है 2l+1। द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है वो देखते हैं। ये 2 बात याद रखना, और तीसरी बात क्या है कि ये n की वैल्यू है वो आपकी किसी भी उपकोश के लिए n की वैल्यू, जैसे मान लीजिए कोई उपकोश है उसकी वैल्यू आपकी क्या है, n है, तो उसके लिए जो l की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 से n-1 के लिए होगी। l की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 से n-1 होगी। जैसे अगर हम बात करें n बराबर 1, तो n बराबर 1 के लिए क्या होगी, केवल 0। ये l की वैल्यू है आपकी, l बराबर 0, और ये किसके लिए होती है, s उपकोश के लिए। ठीक है, अगर आपकी n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो उसके लिए n की वैल्यू 0 हो सकती है, और क्या हो सकती है, 1। तो आपकी 0 तो किसके लिए हो गई, s उपकोश के लिए। और अगर हम बात करें p उपकोश के लिए, तो p उपकोश के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, s उपकोश के लिए तो l की वैल्यू 0 हो गई, और p उपकोश के लिए l की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1। ठीक है, n बराबर अगर आपका 3 है तो इसके लिए 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 2 हो सकती है। ये हो सकती है n बराबर 4 है मान लीजिए आपका, तो इसके लिए 3 वैल्यू, 4 वैल्यू हो सकती है, 2 और 3। इस तरह से 0 से लेके n-1 तक हो सकती है। अगर आपका d उपकोश है तो उसके लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 2। ठीक है, और अगर हम बात करें f उपकोश की, तो इसके लिए l की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 3। इस तरह से हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बात थी इसके आपके द्विगंशी क्वांटम नंबर की। अब बात करते हैं हम, थर्ड है आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये आपको दी गई थी लिंडे द्वारा, और इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उपकोश में उपस्थित कक्षकों के अंदर होते हैं। ठीक है, किसी उपकोश में उपस्थित, देखो पहली बात तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। और अगर हम बात करें किसी उपकोश के अंदर उपस्थित अधिकतम कक्षकों की संख्या, उसको हम बोलेंगे m = 2l+1।
किसी कक्षक के किसी कोष के अंदर उपस्थित अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी होगी 2l+1। इसकी वैल्यू जितनी आएगी वो होगी आपकी m की मैक्सिमम वैल्यू। जैसे अगर हम बात करें l बराबर 2, ठीक है, किसके लिए होता है ये d कक्षक के लिए, d कक्षक के लिए होगा, है ना। तो यहाँ पर d कक्षक में अधिकतम d उपकोष के अंदर किसके लिए होगा, d उपकोष के लिए। और d उपकोष के अंदर आपके क्या होंगे, अधिकतम कक्षक कितने होंगे 2l+1। m बराबर l की वैल्यू कितनी है 2+1 कितनी आएगी 5। अब m की जो अधिकतम वैल्यू है वो कितनी आ गई 5, यानी m की वैल्यू कितनी होंगी टोटल 5 वैल्यू होंगी, जिसको हम लिख सकते हैं -2 आपका -1 0 और +1 और +2। तो ये टोटल 5 वैल्यू होंगी किसके लिए, l बराबर 2 के लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे इनको हम बता सकते हैं कि d ऑर्बिटल जो d सबसेल होता है आपका, उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनके लिए m की वैल्यू -2 -1 0 +1 और +2 होगी, ठीक है। 6 हो गए शायद, 1 2 3 4 5 होंगे टोटल, है ना, 5 ऑर्बिटल। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर आपको कोई भी l की वैल्यू दे दी जाए, उसके लिए m की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए m की वैल्यू होगी आपकी -l से लेकर +l तक, जिसके अंदर 0 भी आएगा। प्रत्येक l की वैल्यू के लिए m की वैल्यू होगी -l से +l तक। जैसे मान लीजिए आपका l की वैल्यू कितनी है 0 है, तो उसके लिए तो खैर m की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। l की वैल्यू अगर क्या है 1 है, तो इसके लिए m की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी -1 0 और +1। l की वैल्यू अगर क्या है आपकी 2 है, तो m की वैल्यू इसके लिए क्या क्या हो सकती है आपकी -2 -1 0 और +1 और +2, ऐसे टोटल 5 वैल्यू हो सकती हैं। और जितनी वैल्यू m की होगी मैक्सिमम, उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, उस उपकोष के अंदर कक्षक होंगे। ये हमने शुरू में बोला था 2l+1। तो m की वैल्यू जो भी आएगी उतने आपके m की वैल्यू हो सकती है किसके लिए, l के लिए। अगर आपको कोई l गिवन है और पूछ रहा है कि उसके लिए m की वैल्यू क्या हो सकती है, तो उसके लिए ये हो सकती है। अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि l की वैल्यू 1 है और इसके लिए m की वैल्यू मैं कह रहा हूं 2, तो ये गलत है। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि l की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू है आपकी -1, तो ये हो सकती है, +1 भी हो सकती है, ठीक है। देखो ये l बराबर 2 है तो m की वैल्यू ये 5 में से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, और अगर l बराबर 1 है तो उनके लिए ये 3 वैल्यूओं में से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। तो ये थी आपकी क्या m जो है किसके द्वारा दी गई, चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके द्वारा दी गई, लिंडे के द्वारा दी गई। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट आपकी कौन सी, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर देखेंगे और उसके बाद में आपकी टोटल 4 क्वांटम नंबर कंप्लीट हो जाती हैं। और हमने जो शुरू में एग्जांपल देखा था उसको डिस्कस करेंगे। फोर्थ है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा सूर्य होता है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी कक्षक के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है। अब वो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो हम s की वैल्यू यहाँ पर केवल 2 ही पॉसिबल है, या तो +12 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है आपकी -12। तो जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण है ना, वो +12 या फिर -12 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्या होती है, चारों क्वांटम नंबर कंप्लीट होते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जो हमने शुरू में देखा था, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। देखो हमने क्वांटम नंबर कंप्लीट किया है, अभी पढ़ लिए सब कुछ, तो इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल बताना है इसके अंदर। देखो n की वैल्यू हमने देखी थी, n की वैल्यू 1 से क्या हो सकती है आपकी अनंत तक हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है।
कभी n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो आपका ये पहला ऑप्शन क्या है, गलत, क्योंकि इसमें तो n की वैल्यू ही क्या है आपकी 0, जो कि नहीं हो सकती। उसके बाद में कह रहा है दूसरा ऑप्शन n की वैल्यू 1 है, तो ये तो सही बिल्कुल। n बराबर अगर 1 है आपका तो l की वैल्यू 0 पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि जो l की वैल्यू होती है वो कहां से होती है आपकी n-1 से, n-1 से स्टार्ट होती है आपकी, 0 से n-1। n की वैल्यू आपकी कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से n-1। तो n के लिए l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। m की वैल्यू बिल्कुल 0 हो सकती है, ठीक है। और ms की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, -1/2 हो सकती है। इनमें से +1/2 हो या -1/2 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है, पॉसिबल है। n की वैल्यू अगर 1 है तो उसके लिए l की वैल्यू इसने क्या रखी है, 1, जो कि नहीं हो सकती, क्योंकि अगर n की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो उसके लिए n की वैल्यू 1 है तो उसके लिए l की वैल्यू क्या हो सकती है, केवल 0, है ना। n जितना होगा उससे कम वैल्यू पॉसिबल होती है आपकी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। दूसरा है n की वैल्यू 2 दे रखी है आपको, तो n की वैल्यू 2 है, उसके लिए l की वैल्यू 1 पॉसिबल है। अगर n बराबर 2 है आपका तो l बराबर 0 हो सकता है, l बराबर 1 हो सकता है, ठीक है। तो l बराबर 1 दे रखा है, ये पॉसिबल है। m की वैल्यू 0, अब देखिए अगर l की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, सॉरी l की वैल्यू हाँ 1 है, तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है आपकी, -1, 0 और +1, इन तीनों में से कोई सी हो सकती है। तो m की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर 0 है, तो ये सही है। और ms की वैल्यू -1/2 है, तो ये क्या है आपका पॉसिबल है, ये आपका पॉसिबल है। पहला पॉसिबल नहीं है, दूसरा भी पॉसिबल नहीं है, सॉरी तीसरा पॉसिबल नहीं है। और अभी देखते हैं आगे, n बराबर 3 के लिए l की वैल्यू 3 कभी नहीं हो सकती। n और l की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि l की वैल्यू आपकी हमेशा क्या होगी, n से कम होगी, एक कम। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, n-1, 0 से लेके n-1 तक होती है l की वैल्यू, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा आपका। और f की बात करें तो n बराबर 3 के लिए l बराबर 2 की वैल्यू पॉसिबल है, m की वैल्यू 0 पॉसिबल है, और ms की वैल्यू हाफ प्लस हाफ हो सकती है। तो टोटल 3 तो पॉसिबल है इसके अंदर, और 3 क्या है, नॉट पॉसिबल। तो इस कंप्लीट लेक्चर के अंदर हमने देखी क्वांटम नंबर, है ना, और उसका ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया। दोस्तों आपके लिए देखना, आप नीट, जेईई मेन और भी एमएससी एंट्रेंस की एग्जाम होती है, उनके अंदर कई बार क्वांटम नंबर से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, एनसीईआरटी वगैरह सब में इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके गाइस, थैंक यू।